हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का लास्ट टाइम चल रहा है, जिसकी असेसमेंट ईयर की बात करें, असेसमेंट ईयर 24-25 इसके रिगार्डिंग जो है इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म जो है फाइलिंग की जो है प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी हमारे असेसमेंट ईयर में। लेकिन बेटर है अभी से हम जान ले कि क्या इस बार के फॉर्म्स में कहाँ कहाँ बदलाव करे गए हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 के फॉर्म्स में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फॉर्म्स में क्या क्या नई चीजें ऐड ऑन करी गई हैं, वो हम पहले से ही समझ ले तो ज्यादा बेहतर है। हमारे अगर हम एज अ प्रोफेशनल हैं तो हमारे को ये देखना होगा हमारे क्लाइंट्स के केस में कौन कौन से क्लाइंट के केस में कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं, या अगर हम टैक्स पेयर हैं तो हमारे ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है और उस फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हैं वो पहले से ही हम जो है ध्यान में रखें। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन में और चलते हैं वन बाय वन फॉर्म लेके चलते हैं कि किस फॉर्म में कहाँ कहाँ पे चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 की, जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो पहला बदलाव अगर हम बात करें तो ITR 3 के अंदर बात करें। आई टी आर थ्री हमारी जो बिजनेस के अंदर हमारी जो रिटर्न फाइलिंग रहती है उसमें एक नया शेड्यूल, उसके अंदर एक नया शेड्यूल जो है इंसर्ट कर दिया गया है ITR 80U का। 80U जो हमारी डिसेबिलिटी के बारे में जो हम डिडक्शन क्लेम करते हैं उसका एक पूरा का पूरा शेड्यूल ही डाल दिया है, पूरा का पूरा पूरा शेड्यूल ही डाल दिया है। पहले क्या होता था, जस्ट हम अमाउंट जो है वहां पे मेंशन करते थे, यहाँ पे अब हमें पूरा का पूरा शेड्यूल भरना पड़ेगा जिसमें हमें बताना होगा जी कि हमारी डिसेबिलिटी जो है वो कौन सी है, नॉर्मल है या सर्वे डिसेबिलिटी है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे जो है हमें डिडक्शन जो है मिलती है। तो हमें वहां पे टिक करना होगा हमारी नॉर्मल डिसेबिलिटी है या सर्वे डिसेबिलिटी है, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना फॉर्म 10IA का फाइल किया है, उसकी डेट और उस फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट नंबर भी हमें जो है उस शेड्यूल के अंदर मेंशन करना होगा। पहले तो हमें सेलेक्ट करना होगा कि हमारी डिसेबिलिटी कौन सी है, नॉर्मल डिसेबिलिटी है या सर्वे डिसेबिलिटी है, उसमें टिक करेंगे। और उसके हिसाब से हमारे अप्लीकेबल जो फॉर्म है हमारा 10IA, वो जो हमने भरा होगा उसकी डेट और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है हमें वहां पे मेंशन करके चलना होगा। अगला बदलाव अगर हम बात करें ITR 5 और 6 के अंदर, जैसे हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं MSME के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इसी के लिए जो है फॉर्म्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में भी बदलाव कर दिए गए हैं MSME के रिगार्डिंग। और वहां पे क्या बदलाव करा है, वहां पे पूछा गया है कि क्या आप MSME हैं, वेदर यू आर MSME, हमें बताना है कि हम MSME हैं या नहीं है। मींस हम MSME के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं एज ऑन 31/3/2024 कि हम नहीं हैं, हमें यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, अगर हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हमें हमें देना होगा, ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है प्रिस्क्राइब करके चलनी पड़ेगी MSME के लिए। कौन सी रिटर्न के अंदर, रिटर्न ITR 5 और ITR 6 के अंदर। यही इसी के रिगार्डिंग ही, इसी की तरह जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत टाइम से हमने डिटेल में डिस्कशन भी करी है MSME के रिगार्डिंग, जो है हमारा सेक्शन 43B का सब क्लॉज H के रिगार्डिंग, वो हमारे ITR में भी उसको जो है डाल दिया गया है। और वहां पे पार्ट ए, जो हमारा पार्ट ए होता है अदर इंफॉर्मेशन का, उसके अंदर एक टेबल 11H डाल दिया गया है। उसके अंदर एक टेबल 11H डाल दिया गया है, वहां पे लिख दिया है एनी सम पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट। ठीक है ना, अंडर सेक्शन 15 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये कहां पे वर्डिंग थी, ये अगर हम बात करें तो जब हम क्लॉज H जब हम पढ़ते थे किसका, सेक्शन 43B का, तो वहां पे ये जो है इंसर्ट करा गया है, वही सेम वर्डिंग वहां पे जो है टेबल नंबर 11H के अंदर जो है इंसर्ट कर दी गई है। और वहां पे हमें अमाउंट मेंशन करना होगा कि आपका क्या अमाउंट है, क्या अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31/3/2024, आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वहां पे मेंशन करना होगा। क्यों मेंशन करना होगा, इसका रीजन, अगर आपने वो कंप्लीट वीडियो देखी है जो हमने सेक्शन 43B H के लिए बनाई थी, तो वहां पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है हमारा 31/3/2024 को सेक्शन 15 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के हिसाब से, तो वो क्या होगा, वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम जो भी अमाउंट मेंशन करेंगे, हमारा सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमारा आउटस्टैंडिंग है, हमारे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर शो कर रहे हैं 7 लाख रुपए के। ठीक है, आउट ऑफ दीज हम यहाँ पे बताते हैं कि इन 7 लाख में से हमारे जो है MSME के सेक्शन 15 के हिसाब से जो आउटस्टैंडिंग जो एनी सम पेबल जो हमारे आउटस्टैंडिंग पेबल हैं, वो इनमें से 5 लाख रुपए के हमारे आउटस्टैंडिंग पेबल हैं, जो कि हम आगे फर्दर पे करेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो 5 लाख रुपए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये हमारी इनकम में क्या होगा, एड बैक हो जाएगा एज पर प्रोविजन एज स्टेटेड अंडर क्लॉज H ऑफ सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961।
ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी यहाँ पे ये डाल दिया है। तो प्लीज ध्यान रखिए, अभी भी हमारे पास टाइम है, 31 मार्च 2024 से पहले पहले जो है हमें अपना प्रॉपरली कंप्लाई करके चलना है। अगली बात करें तो आईटीआर 2, 3, 5, 6 के अंदर हमें एक बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पे सेक्शन 115 बीबीजी जो कि ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन टीडीएस के रिगार्डिंग, जहां पे टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194 बी ए, तो उसको भी वहां पे फाइनेंस एक्ट 2023 में जो है काफी चर्चा में रहा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है बात करी गई। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग को भी जो है अलग से वहां पे आईटीआर 2, 3, 5, 6 के अंदर जो है स्पेसिफाई कर दिया गया है। इसके बाद ITR 2 और 3 के अंदर अदर सोर्सेज का जो शेड्यूल है, वहां पे पॉइंट नंबर 6 में एक चीज इंसर्ट करी है, वहां पे अलग से डाल दिया गया है कि आप बताओ बोनस कितना रिसीव हुआ है आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से अंडर सेक्शन 50C सबसेक्शन 2 क्लॉज 8। अगर आपका अमाउंट जो है रिसीव हुआ है, यहाँ पे आप उसको मेंशन करके चलना है। क्यों यहाँ पे? क्योंकि बदलाव आया था, क्योंकि यहाँ पे जो है टैक्सेबिलिटी की बात आई थी, तो इसलिए यहाँ पे जो है अलग से इस प्रोविधान को भी यहाँ पे डाल दिया है, और आईटीआर में अदर सोर्सेज के अंदर एक कॉलम अलग से डाल दिया है पॉइंट नंबर 6 में, और वहां पे कह दिया है कि ये अमाउंट आप मेंशन करके चलिए। इसके साथ ही आईटीआर 2 और 3 में एक और बदलाव हमें देखने को मिलेगा, क्या कि जो सेक्शन हमारा 80 डी होता है, 80 डी क्या कहता है? डिपेंडेंट डिसेबिलिटी की बात करता है। डिपेंडेंट डिसेबिलिटी की हम डिडक्शन जो क्लेम करते हैं, यहां पे अब और इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग मांग रहा है। क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है? कह रहा है कि रिलेशन बताओ आप, जिसके आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं डिपेंडेंट डिसेबिलिटी की, उससे रिलेशन बताइए क्या है, उस डिसेबल पर्सन का पैन बताइए क्या है, उस पर डिसेबल पर्सन का आधार बताइए क्या है, और साथ ही साथ आपने जो फॉर्म फाइल किया होगा, फॉर्म 10IA फाइल किया होगा, तो उसकी डेट और उस फॉर्म का जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर भी हमें बता दीजिए कि क्या उसका फॉर्म 10IA जो फाइल किया होगा उसका डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे हमें बता दीजिए। ठीक है ना। अब एक ITR 3 के अंदर जो मेनली हमारे ऑडिट के केस में रहेगा, वहां पे एक और चीज जो है चेंजेस करे गए हैं। वहां पे पहले क्या होता था, वो डीएससी के थ्रू ही जो है हमारे को ई वेरिफिकेशन करना पड़ता था, ई वेरिफिकेशन उसका डीएससी के थ्रू करना पड़ता था। वहां पे अब जो है हमारा ई वेरिफिकेशन का जो है हम ईवीसी के थ्रू भी कर पाएंगे, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ डीएससी के थ्रू ही होता था, हमें डीएससी टोकन की रिक्वायरमेंट रहती थी हमेशा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन साथ में ईवीसी का भी हमें मिल जाएगा। अब ITR 3, 5 और 6 के अंदर हमें एक चीज और देखने को मिलेगी, हमें ड्यू डेट भी सिलेक्ट करनी होगी कि हमारी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट क्या है। जब हम अपनी ITR 3, 5, 6 कर रहे हैं, तो हमें बताना होगा कि हमारी ड्यू डेट 31 जुलाई है, हमारी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, या हमारी ड्यू डेट 30 नवंबर है। वहां पे हमें स्पेसिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली जो जहां पे है वहां पे टिक करके चलना होगा कि हमारी ड्यू डेट ये है, और हम उससे, ताकि गवर्नमेंट को पता लग जाए कि यहाँ पे हम कब जो है हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, हमारी ओरिजिनल रिटर्न जा रही है या ब्लेटेड रिटर्न जा रही है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम है, वो हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हैगी। हमारे को अगर ओल्ड रिजीम के हिसाब से फाइल करनी है, तो हमारे को स्विच करना होगा। हमारे को स्विच कैसे करना होगा? हमारे को फॉर्म 10IA फाइल करना होगा। जैसे पहले उल्टा होता था, पहले हमारी ओल्ड जो है डिफॉल्ट होती थी, न्यू जो है हमें ऑप्ट करनी होती थी, तो हमें फॉर्म फाइल करना होता था कौन सा? फॉर्म 10IE फाइल करना होता था। यहां पे क्या हो गया, अब न्यू रिजीम जो है हमारी डिफॉल्ट हो गई है, ओल्ड रिजीम में जाना है तो हमें स्विच जो करना है, स्विच करने के लिए हमें क्या करना होगा? 10IE फाइल करना है, अगर हमें ओल्ड रिजीम जो है ऑप्ट करनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2023 ऑप्ट आउट इफ यू वांट टू गो फॉर द ओल्ड रिजीम, तो हमारे को 10IA जो है फाइल करना होगा। सेम है जैसे कि हमें पहले करना होता था, उसका बिल्कुल रिवर्स करके चलना है। सेम बिल्कुल क्राइटेरिया है, पहले ओल्ड रिजीम डिफॉल्ट थी, अब न्यू रिजीम डिफॉल्ट है, तो ही हमें स्विच करना है। तो हमारे को एक फॉर्म फाइल करने की जरूरत है। पहले फॉर्म फाइल करना होता था 10IE, अब फाइल करना है 10IEA। ठीक है ना। अब अगला आईटीआर फॉर्म में चलते हैं, 2, 3, 5, 6 फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे LIA का जो है वहां पे जो है हमारे को अब एक जो है टैब डालने को मिलेगा। वहां पे हमें फिल करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर का जो है हमारे को इंफॉर्मेशन डालनी होगी। वो क्या होता है? बेसिकली आरबीआई ने मैंडेटरी किया है टू टेक LI इन सम केसेस, कुछ केसेस में ही होता है। ठीक है, हमारे को ये कब भरना है आईटीआर? वहां पे हमें उस केसेस में ही मैंडेटरी है जहां पे रिफंड का अमाउंट हमारा 50 करोड़ से ऊपर का हो, उस केस में हमें LIA की इंफॉर्मेशन डालनी होती है। मोस्टली ये अप्लाई नहीं होगा, कुछ रेयर केसेस में होगा, तो वहां पे जो है हमारे को ये इंफॉर्मेशन डालनी होगी।
अब नेक्स्ट आते हैं ITR 356, ITR 3, ITR 5, ITR 6 में हमें एक चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज होगा? यहाँ पे हमें फर्निशिंग रीजन, यहाँ पे हमारे को रीजन डालना होगा कि हम टैक्स ऑडिट 44AB के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टैक्स ऑडिट के 44AB के अंदर अलग अलग ग्राउंड्स हैं, जिस ग्राउंड्स के हिसाब से हम जो है टैक्स ऑडिट करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे बताना होगा कि हमारे को टैक्स ऑडिट के किस ग्राउंड के हिसाब से हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं। तो वहां पे जो है हमें कुछ एडिशनल डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। कोई एडिशनल डिटेल कहाँ डालनी होगी? यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में हमें डालना होगा। वहां पे अलग अलग टैब्स होंगे, अलग अलग टैब होंगे, 1, 2, 3, इस तरीके से यहाँ पे हमें को टैब मिलेंगे कि क्या रीजन है आपका। क्या आपकी ग्रॉस रिसीट एक्सीड हो गई है, क्या आपकी ग्रॉस रिसीट ज्यादा हो गई है, इसलिए आप जो है 44AB में जा रहे हैं। अगर वो रीजन है तो उसके आगे जो बॉक्स बना होगा उसको टिक कर देंगे। या फिर इस वजह से कर रहे हैं कि हम 44AD, 44AE, 44ADA ये जो है ऑप्ट नहीं कर रहे, इस वजह से हम 44AB कर रहे हैं। ठीक है, हम ये ऑप्ट नहीं कर रहे या नहीं कर सकते इसलिए हम कर रहे हैं, तो यहां पे टिक कर देंगे इसके आगे। या फिर इनके अलावा अदर ऑप्शंस हैं, अगर और कोई रीजन है तो वहां पे हम थर्ड वाला कैटेगरी जो हमारा अदर है उस पे हम टिक कर देंगे। तो हमारे को जो एप्लीकेबल केस रहेगा 44AD का, वो हमारे को टिक करना होगा ताकि गवर्नमेंट को पता लग जाए कि किस कारणवश हम अपनी 44AD को जो है 44AD पे जो है अपने हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, कि हमारी टैक्स ऑडिट हुई है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी, उसकी डिटेल्स भी जाएंगी, साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो ITR से भी पता लग जाएगा कि क्या कारण है हमारा जो है 44 जो है अपना 44AB में टैक्स ऑडिट करने का। अब आते हैं सेम, हमारे को एक बदलाव और दिखेगा इसी रिटर्न में जो हमने बात करी ITR 3, 5 और 6 के अंदर। जब हम ऊपर बात कर रहे हैं 44AD की, तो हम वहां पे ऑडिट रिपोर्ट जो फाइल करनी होगी उसकी वहां पे हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मेंशन करना होगा। साथ ही साथ हमने यूडिन भी क्रिएट किया होगा, मैंडेटरी है, तो हमारे को यूडिन और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वहां पे डालना होगा। उसके लिए एक अलग कॉलम जो है स्पेसिफाई कर दिया गया है, उस कॉलम के अंदर जो है हमें जो है अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करना है और यूडिन मेंशन करना है। कॉलम नंबर 8 एक दिखेगा, कॉलम नंबर 8 के अंदर जो है हम वहां पे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे। ठीक है ना, कॉलम नंबर 8 के आगे एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ पे जगह होगी उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे। कॉलम नंबर 9 आगे यूडिन लिखा हुआ है, उसके आगे जो है हम अपना यूडिन नंबर डालेंगे। तो अपने को दो कॉलम जो है यहाँ पे और इंसर्ट कर दिए, तो हमें ये भी भरना है। दोनों जो है पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 जो है हमारे को ITR 3, 5 और 6 के अंदर देखने को मिलेंगे। हमारे को ध्यान में रखना है कि हमारे को ये जो है नई नई चीजें जो ऐड ऑन हुई है ITR में, हम पहले से ही अपना माइंड प्रिपेयर कर लें, तो जब हम ITR भरेंगे तो हमारे को उस तरीके से प्रिपरेशन रहेगी। जैसे MSME का है, हमें अभी से पता लग जाएगा कि भैया MSME का जो है अब ITR के अंदर भी डालना है, तो हम पहले से ही उसको प्रिकॉशन, क्योंकि अभी आपका 31 मार्च तक का टाइम है, ठीक है ना, एक एक महीना अप्रोक्सीमेट पड़ा है मान लेते हैं, तो उस महीने में हम अकॉर्डिंगली उस पर भी काम कर लेंगे, अपना प्रिपरेशन भी कर लेंगे, सारी चीजें हम करके चल लेंगे। ठीक है, अगला बदलाव जो है ITR 3, 4 और 5 के अंदर क्या देखने को मिलेगा? रिसीट इन कैश। हमें रिसीट इन कैश का पता है, रिसीट इन कैश का जो है मैक्सिमम लिमिट क्या है हमारी? 5%। 5% जो है हम वहां पे जो है हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, न्यू कॉलम एक इंसर्ट कर दिया है। तो क्लेम एनहांस लिमिट, अब लिमिट जो है बढ़ चुकी है। पहले क्या था, AD 44AD की लिमिट क्या थी? 2 करोड़ थी, अब 2 करोड़ से कितनी हो गई है? 3 करोड़ हो गई है। 44ADA की लिमिट कितनी हो चुकी है? 50 लाख से 75 लाख लिमिट, दोनों में, बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में, दोनों में लिमिट जो है बढ़ चुकी है। 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गई है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख से 75 लाख की लिमिट हो गई है, दोनों में लिमिट जो है एनहांस हो गई है। तो यहाँ पे हमारे को जो है उसके अकॉर्डिंगली रिसीट इन कैश आपकी कितनी है वहां पे मेंशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 5% जो है हम ट्रांजेक्शन ही अलाउड होती है कैश के अंदर, तो जाके हम इसकी अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा ITR 4, 5, 6 के 4, 3, 4, 5 के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि हमारे को वहां पे जो है ये अमाउंट डालना है। अब बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे होता क्या था, बैंक अकाउंट का ऑप्शन होता था। लोग क्या करते थे, एक आधा बैंक अकाउंट वहां पे डाल देते थे, एक आधा बैंक अकाउंट डाल दिया, हो गया। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल बैंक अकाउंट, तो हमारे को एक प्राइमरी डालना होता है, जैसे जिसमें रिफंड रिफंड अगर आना है वो हमारा प्राइमरी बन जाएगा। उसके अलावा क्या है, सारे हमारे को पूरे साल के अंदर, पूरा फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी अकाउंट थे आपके ऑपरेटिव, चाहे यहाँ पे ऑपरेटिव हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे आप ऑपरेटिव है, यहाँ पे मान लो कोई अकाउंट बंद करा दिया, तो ये ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी अकाउंट ऑपरेटिव रहा है आपका, है आपके पास, तो एनी टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है एनी टाइम। तो हमारे को ध्यान में रखना है कि हमारे को वो सारे अकाउंट जो कि आपके पास थे उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो डाल के चलने हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज भी यहाँ पे अब एनी टाइम वर्ड डाल दिया, क्योंकि क्या होता था कुछ केसेस में देखा गया किसी ने एक अकाउंट डाला हुआ है, किसी ने दो ही डाल दिए, ठीक है, अकाउंट है पांच डाल दिए एक या दो। तो ऐसा नहीं करना, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने एप्लीकेबल अकाउंट हैं आपके पैन बेस्ड जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे वहां पे डाल के चलने हैं। तो ये सारे बदलाव हमारे को मेजर 14 बदलाव जो है हमें देखने को मिलेंगे नई आईटीआर हमारी असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर। तो हम अकॉर्डिंगली पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं, ताकि हमारे को जो है इसके हिसाब से जब भी ये फॉर्म्स जो है इशू हो तो हमारे को अलग से सोचना ना पड़े, हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे तो हम टाइमली जो है अपनी रिटर्न को फाइल कर सकेंगे। राइट, तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।